नमस्कार सभी को, वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। आज के संभाषा के सत्र में जैसे कि आप सभी ने सजेस्ट किया था, अलग अलग भस्मों का स्त्री रोगों में किस प्रकार से उपयोग करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के इस सत्र में अलग अलग भस्म और इनका स्त्री रोगों में खास करके मैं बताऊंगी। बाकी भस्मों के बारे में जैसे उसका शोधन कैसे करना है और बाकी जो यूजेस है इस पर ज्यादा बात ना करते हुए स्त्री रोगों पर ही हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। और इसी क्रम में जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि जैसे हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेद में कई बार ऐसे कुछ भ्रांतियां भी है भस्मों को लेकर। कुछ भस्म ऐसे होते हैं जो प्रेगनेंसी में या जैसे सुतिका अवस्था में यूज नहीं किए जाते, या बच्चों में भी उसका डोज बहुत ही कम रखना पड़ता है। भस्म ज्यादातर इसमें जैसे मेटल्स होते हैं तो थोड़े हेवी होते हैं डाइजेस्ट करने के लिए। कभी कभी लोड आ जाता है जब इसको हम लोग लेते हैं या इसका सेवन करते हैं, तो यकृत और बाकी सभी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स या मेटाबॉलिक ऑर्गन्स जो है इसके ऊपर लोड आता है। जैसे मैंने कल बताया था कि आयरन एक सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो उसका ओवरडोज हो जाता है, ओवरलोड होता है, तो ये उसका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होता है। कई बार ये भी होता है ना, कई लोग ज्यादा मात्रा में आयरन का सेवन करते हैं तो लीवर उसको लोड नहीं कर पाता है, क्योंकि हर एक जो भी सब्सटेंस है, खान पान का जो भी आइटम है, मिनरल है, विटामिन है, इसका एक सीमित मात्रा होना चाहिए। जैसे हम लोग हाइपोविटामिनोसिस की बात करते हैं, वैसे हाइपर विटामिन भी होता है, यानी विटामिन की मात्रा भी ज्यादा हो जाए तो वो भी हानिकारक होती है। तो इस सभी का आयुर्वेद में इसलिए एक सूत्र आता है, मात्रा का बहुत ही बड़ा ख्याल रखना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जयतम, तो बहुत ज्यादा इसका सेवन नहीं करना है। तो चलिए इसी क्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे अभ्रक भस्म के बारे में। अभ्रक भस्म वैसे तो प्रेगनेंसी में इसका यूज नहीं किया जाता है, बट जैसे बाकी सारे डिसीज में किस प्रकार से इस अभ्रक भस्म का उपयोग करना चाहिए, खास करके मैं गायनिक के बारे में बताऊंगी। और फिर कैसे ये अच्छे से काम करेगा। एक अभ्रक भस्म यानी एक कैल्सिनेटेड माइका है, जो कई सारे हेल्थ इश्यूज को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। और ये पोटेंट ये है, एक मिनरल है, ड्रग है, जो कि बहुत सारे रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स में और रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में, लीवर और बाकी सारे मेंटल साइकोसोमेटिक डिसीज में भी बहुत अच्छे से काम करता है। और ये बहुत ही अच्छे से तीनों दोषों के लिए, यानी वात पित्त कफ तीनों दोषों के लिए अच्छा माना गया है। ये आपको सभी प्रकार से आपके शरीर एवं मन को, दोनों को एक शांति प्रदान करने का भी कार्य करता है। अभ्रक भस्म की शुद्धि को लेकर बहुत अलग अलग इसके वैरायटीज बताई गई है। वज्राभक है और बाकी जैसे इसको बहुत सारे लाइक गोमूत्र है या न्यूडुंग है, गोक्षुर है, एरंड है, चित्रक है, ऐसे कई सारे, अगस्ती, माखा और तुलस और धोत्रा, धतूर, भुईकोला, ऐसे कई सारे वनस्पतियों की भावना देकर, इसको पूट देकर इसको शुद्ध किया जाता है। और इसका चूर्ण और बाकी सब कुछ, जैसे वज्राबक का आप चूर्ण करते हो तो ऐसे बोला जाता है कि कुछ अगर आप इसका सेवन कर लेते हो, थोड़ा सा भी एक ये बूंद भी लेते हो तो ये अच्छा नहीं होता है। तो बिल्कुल इस प्रकार से बाकी जो भी सारे इसके लिए प्रिकॉशंस है, इंडिकेशन जो भी बताए गए हैं, उसी प्रकार से इसको इंडिकेट करना चाहिए। इसकी जो मात्रा बताई गई है, अडल्ट के लिए 1 गुंज इस प्रकार से इसकी मात्रा बताई गई है। अभ्रक एक पावरफुल कंपाउंड है, मिनरल है, और ये इसके अंदर बहुत सारे लाइक एल्यूमिनियम, सोडियम, टिटेनियम, क्लोराइड और सारे ऐसे ट्रेसेस इसमें मिल जाते हैं। और इसके 2 प्रकार है, अल्कलाइन माइका एंड फेरोमैग्नीशियम माइका। आयुर्वेद में इसके 4 प्रकार बताए, पिनक, नाक, मंडूक एंड वज्र। और बिल्कुल इस प्रकार से इसको वज्र या गगन, भृंग, गिरीज, ऐसे सारे नाम भी दिए गए थे। आयुर्वेद में ये एक बहुत ही टाइम टेस्टेड कंपाउंड है, जो बहुत सारे इसके ऊपर रिसर्चेस भी हुए हैं। ये कई सारे प्रकार के काम करते हैं। तो सबसे पहले तो ये रसायन है, फिर दीपन, पाचन, मेध्य, अनुलोमन, कासहर यानी श्वास और कास यानी प्राण व संस्थान के लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा। कंठ है और चक्षुष भी है। ये सारी इसकी सारी क्वालिटीज है। बट जैसे मैंने बताया कि इसको हम खास करके गायनिक के लिए कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले तो मैं बात करूंगी ये रसायन है। सो रसायन है तो जो महिलाएं
खास करके इनको पहले कभी हिस्ट्री रही हो बार बार कुछ इन्फेक्शन की, रिस्पिरेटरी अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, या कुछ महिलाओं में ट्यूबरक्लोसिस ऐसे अगर है, या जिनको लगता है कि मुझे बार बार रिपीटेडली लंग इन्फेक्शन होता है, सर्दी खांसी जुकाम होती है, इनमें यानी श्वास कास या श्वास व संस्थान पर रिस्पिरेटरी सफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और एक प्रकार से प्राण व स्रोतस को बल देने के लिए ये रसायन के रूप में काम करता है। सो ये आप रसायन के रूप में खास करके श्वास विकार एवं प्राण व संस्थान के लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। तो इसका आप वहां उपयोग कर सकते हैं। जैसे अभी ये सीजन चल रहा है तो इस सीजन में रसायन का काफी अच्छा इफेक्ट होता है। जैसे मैंने बताया ये मेद्य भी है और रुचिकर है, दीपन है, सभी प्रकार से ये काम करेगा। तो जो लोग या जिन महिलाओं में ऐसी कोई शिकायत रही हो, जिनको बार बार इस प्रकार से लंग इन्फेक्शन से गुजरना पड़ा हो, इनमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे इसका बहुत अच्छा रोल मिलेगा आपको फर्टिलिटीज में, यानी इनफर्टिलिटी में। तो दोनों के लिए यानी महिला पुरुष, मेन एंड वुमेन दोनों के लिए भी ये इसका जो चूर्ण है बहुत अच्छे से काम करता है लो लिबिडो के लिए। एक और इसका बहुत अच्छा इफेक्ट और जिसे हम लोग यूज भी करते हैं ना, स्पर्मेटोजेनिक इसकी प्रॉपर्टी है। तो आप इसको एब्नॉर्मल स्पर्म का मॉर्फोलॉजिकल एब्नॉर्मिलिटी जो होती है, जिसमें स्पर्म का शेप बिगड़ जाता है, कभी कभी लो स्पर्म काउंट होता है, कभी लो वॉल्यूम ऑफ सीमन यानी हाइपोस्पर्मिया या एस्थेनोजोस्पर्मिया, स्पर्म की मोटेलिटी कम होती है। तो ओवरऑल स्पर्म प्रोडक्शन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, इस प्रक्रिया को ये इंड्यूस करता है, स्टिमुलेट करता है। और स्पर्म प्रोडक्शन और क्वालिटी वाला स्पर्म यानी जिसमें कुछ डिफॉर्मिटी नहीं है, अबनॉर्मलिटी नहीं है, उसका साइज शेप प्रॉपर हो, उसकी मोटेलिटी अच्छी हो, उसका काउंट अच्छा हो, इस प्रकार से ओवरऑल इट एनहांसेस द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। और इस प्रकार से ये इंप्रूव करता है मेल हार्मोन को भी, यानी टेस्टोस्टेरोन को भी ये इंड्यूस करता है नेचुरली। एक प्रकार से इसमें ये सारी रोल है। और फिर स्टेमिना बढ़ाता है, वायरिलिटी बढ़ाता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को कम करेगा, प्रीमैच्योर आप देखिए इसका जो भी पुरुष वंध्यत्व के जो भी सारे कारण मिलते हैं, यानी स्पर्म की विकृतियां या इरेक्टाइल विकृतियां या इजैकुलेशन की विकृतियां या स्टेमिना कम होना, षंढत्व, नपुंसकत्व, इन सभी प्रकार से ये आपको बहुत अच्छे से राहत देगा अभ्रक भस्म। बस आपको बाकी सारे मेडिसिन के साथ इसको डालना है, एड ऑन करना है, और इस वीर्य वृद्धि के लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। वहां आप इसका प्रयोग करिएगा, शुंठी के साथ कर सकते हैं, शर्करा के साथ, मिश्री के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं फर्टिलिटी के लिए एंड लो लिबिडो के लिए। ऐसे ही जैसे पुरुषों में इसका उपयोग होता है, वैसे स्त्रियों में भी ये एक प्रकार से हार्मोनल लेवल को बैलेंस करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को एनहांस करता है। और जब कुछ महिलाओं में ऐसे देखा जाता है कि ओव्यूलेशन तो ठीक होता है बट एक की साइज प्रॉपर नहीं होती है, मैचुरेशन ऑफ एग्स इनटू द फॉलिकल, तो फॉलिकल की साइज बढ़ाना, अंडे का आकार बढ़ाना, उसकी क्वालिटी को बढ़ाना, जो फीमेल इनफर्टिलिटी का एक मेजर कॉज होता है, उनमें भी बेहद अच्छा इसका परिणाम मिल जाता है। कभी कभी कुछ महिलाओं में पोस्टपार्टम डिप्रेशन आ जाता है और फिर वो बच्चे को लेकर बहुत ही चिंतित होती है, बच्चा कैसे संभालेंगी और बच्चे को कुछ हो ना जाए, और अभी मतलब मेरे ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आ गई है और पहले से मेरी लाइफस्टाइल में काफी बदलाव हुआ, ऐसे अनेक अलग अलग विचार उनके मन में आते हैं। और ये एक सूतिका जन्य नैराश्य या पोस्टमार्टम डिप्रेशन की स्थिति आज के न्यू जनरेशन में बहुत मिल रही है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज है, सपोर्ट नहीं होता है सोशल और बाकी सारे जो भी इश्यूज होते हैं उनके साथ। तो इसके साथ ही पोस्टमार्टम डिप्रेशन बहुत ही ज्यादा कॉमन होता चला है। तो ऐसे में भी आप इसको दे सकते हैं और अच्छे रिजल्ट इसके मिल जाएंगे। फिर जैसे मेनोपॉजल सिम्टम्स में अभी अभी मैंने बताया था कि ये रसायन के लिए बहुत अच्छा है। और मेनोपॉज में जो भी सारी छोटी मोटी दिक्कतें होती है उन सभी के लिए भी, जैसे कभी कभी वात विकार या कुछ ट्रीमर्स आना कम है या डिप्रेशन होता है, मेनोपॉज में भी डिप्रेशन होता है, धातु का बल कम होता है, ओजस धातु कम होता है, ओजस्विता कम होती है, ओवरऑल सारा डिजेनरेटिव चेंजेस आपको शरीर पर दिखेगा। तो इस सभी केसेस में भी आपको ये अभ्रक भस्म बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि इसमें एक पावरफुल एडेप्टोजन है। अदरक भस्म इज हाईली पोटेंशियल और इट ट्रीट्स साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स, डिमेंशिया, डिप्रेशन, बिकॉज ये वात दोष को स्टेबलाइज करता है। मेनोपॉज ये वात कंडीशन है जिसमें वात की विकृतियां या वात के रजोगुण की विकृतियां, रजोगुण बढ़ने के साथ साथ
या पित्त दोष की भी अवस्था होती है, तो बिल्कुल, तो सेरोटोनिन के लेवल को ये अंडर मतलब कंट्रोल रखता है और इस प्रकार से एक एंटी डिप्रेसेंट के रूप में काम करता है। तो जैसे मेनोपॉज में कभी कभी रेस्टलेसनेस, कंफ्यूजन और हाथ पैर ठंडे पड़ना और कुछ मेंटली बहुत ही डिस्टर्बेंस, अलग अलग विचार मन में आना, ऐसे सारा मतलब इरिटेशन होता है, तो इन सभी के लिए ये काम करेगा। इसी के साथ मेनोपॉज में कॉग्निटिव फंक्शंस भी काफी इम्पेयर होते हैं, लाइक कुछ एबिलिटीज कम होती है प्रॉब्लम्स को लेकर, उनको लगता है कि अभी मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगी, फोकस नहीं होता है, कंसंट्रेशन नहीं होता है, अलर्टनेस नहीं होता है, चीजें भूले जाती है। और जो पहले बहुत अच्छे से एफिशिएंटली काम करती थी महिलाएं, वो अभी थोड़ा कंफ्यूज रहती है, उनको लगता है कि अभी मैं नहीं कर पाऊंगी, बार बार छोटी छोटी बातों पर उनको सपोर्ट लगता है, और स्मृति भी उनकी कम होती है। और बिल्कुल ये अभ्रक भस्म जो ब्रेन केमिकल्स जो मेमोरी को एनहांस करते हैं, उसको ब्रेक डाउन होने से बचा करते हैं, और इस प्रकार से कॉग्निटिव फंक्शन को रिस्टोर करने का भी काम वो करते हैं। अभी इसका जो डोज है, इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, एज, आपका बल्क कैसा है और सीवियरिटी आपकी क्षुधा कैसी है, इस सभी के ऊपर। बट ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो इसका डोज रहेगा 125 मिलीग्राम टू 250 मिलीग्राम, दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं, खाना खाने के बाद देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसका अनुपान रहेगा घी शहद। कभी कभी इसका प्रयोग, जैसे अगर आप एक विशिष्ट व्याधि में कर रहे हैं, अभी गुरुची कषाय के साथ दे सकते हैं, त्रिफला कषाय के साथ दे सकते हैं। रसायन आपको देना है या श्वास मार्ग या प्राणवस्त स्तोत्रस के विकारों में अगर देना हो अभ्रक भस्म, तो शुंठी का काढ़ा है, थोड़ा सा शुंठी का चूर्ण के साथ भी आप इसको दे सकते हैं। इस प्रकार से आपको ये अलग अलग व्याधि में अलग अलग टाइप से इसका अनुपान आपको रखना पड़ेगा, और इस प्रकार से बहुत अच्छे से काम करेगा। और अलग मैं आपको बताती हूँ कुछ आजकल इनफर्टिलिटी का कॉज अबॉर्शन भी होता है, और कभी कभी बच्चा मतलब जन्म के बाद तुरंत ही मर जाता है, तो बिल्कुल माँ बाप बिल्कुल ये हो जाते हैं, मतलब उनको कुछ सोचता नहीं आगे क्या करना है कैसे करना है। तो इस ऐसे केसेस में भी पहले से जब आगे आपको कंसीव करना है, दोनों को, पति पत्नी दोनों को, आगे के फर्टिलिटी इश्यूज को इम्प्रूव करने के लिए आप कंटिन्यू इसको ये अभ्रक भस्म देते रहिएगा। और अभ्रक भस्म देने से क्या होगा ना कि लाइक बाद में भी बच्चे को ये नहीं करेगा, कुछ हार्म नहीं करेगा, और अच्छे से बच्चा भी, उसका वजन एवं रसायन का भी अच्छा काम इसमें होता है। अभी जैसे मैंने इसका उपयोग चक्षुष भी बताया था, तो चक्षुष यानी आंखों की समस्या के लिए भी बहुत अच्छा है। ये एक वाजीकरण का तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, अभी एक और बताती हूँ। रज अवरोध, रजो अवरोध में अभ्रक भस्म यानी रजो अवरोध यानी जो एनीमिया या किसी भी कारण से अवरोध जन्य ये होता है, सेकेंडरी अमीनोरिया में कई कारण होते हैं ना, जिसके साथ रज प्रवृत्ति ठीक से नहीं होती है, तो ऐसे केसेस में, ऐसे मामले में आपको ये बहुत अच्छे से रिजल्ट देगा। तो वहां पर भी आप अभ्रक भस्म यूज करिएगा। एंड ये अनार्तो, अल्पार्तो, इन सभी में काम करेगा। ये आर्तो की वृद्धि करता है। तो जैसे मैंने इसके सारे कॉजेज बताए कि ये कैसे कैसे काम करता है, धातु का बल कैसे बढ़ाता है, और फिर धातु का बल बढ़ेगा तो आर्तो भी ठीक से डेवलप होगा, तैयार होगा रस धातु से, और फिर अनार्तो या अल्पार्तो दोनों के लिए अच्छा काम करेगा। तो इस प्रकार से ये आप दीजिएगा इस भूत अपत्य केसेस में वीर्य वृद्धि के लिए। सारे प्रकार के जो इश्यूज होते हैं, मेल इश्यूज फॉर इनफर्टिलिटी, फीमेल इश्यूज, इन सभी में आपको ये अभ्रक भस्म बेहद अच्छे से काम करता है, या बहुत अच्छे से इसका रिजल्ट आपको मिल जाता है। तो आज मैंने आपको ये अभ्रक भस्म, एक पहला भस्म हमने देखा किस प्रकार से गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक बहुत ही अच्छा काम करने वाला और अलग अलग प्रकार से इसकी इफिशियंसी को हमने बार बार देखा है, ऐसा ही एक जो भस्म है उसका हम लोग यहाँ पे विचार करेंगे किस प्रकार से ये काम करता है। और ठीक है, चलिए आगे मैं आपको बताने वाली हूँ टंकन भस्म को लेकर। सो टंकन भस्म एक बहुत अच्छे से ओवुलेशन को इंड्यूस करता है। टंकन भस्म, टंकन यानी बोरैक्स, टंकन भस्म जहां पर पीसीओडी, पीसीओएस के कारण ओवुलेशन समय पर नहीं हो रहा है, तो ओवुलेशन को इंड्यूस करने के लिए काफी सारे लोग टंकन भस्म
250 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम की मात्रा में यूज करते हैं। अभी इसको आप कंबाइन करके दे सकते हैं। अगर पीसीओडी की केस है तो केवल टंकन भस्म देकर तो नहीं चलेगा, आपको वहां पे जो भी फाइब्रॉइड बना है, अर्बुद बना है, उसका भी छेदन भेदन करना है, तो आप इसके साथ मिला लीजिएगा। कांचनार मिलाइएगा, त्रिकटु मिलाइएगा, गुक्षुर मिलाइएगा, हिंगुचूर्ण मिलाइएगा। और बिल्कुल फिर कफ पित्त दोनों प्रकोप पर, दोनों की विकृतियों पर भी ये काम करेगा। और पीसीओडी में खास करके ओवरीज को स्टिमुलेट करके ओवुलेशन समय पर होगा। ओवुलेशन समय पर होगा तो बिल्कुल आगे फिर जो भी समस्याएं हैं वो सारे नॉर्मलाइज हो जाएंगी। और ओवुलेशन समय पर होगा तो प्रेगनेंसी भी मोटिवेट हो जाएगी, प्रेगनेंसी के लिए भी समस्या नहीं होगी। तो टंकन भस्म इस प्रकार से पीसीओडी के केसेस में और ओवुलेशन को इंड्यूस करने के लिए काफी सुंदर काम करता है। इसी के साथ साथ टंकन भस्म हम सर्वाइकल इरोजन के केसेस में लोकल एप्लीकेशन के रूप में भी टंकन भस्म का मैंने कई बार बताया भी है और आप सभी लोग इसका प्रयोग भी करते हैं। तो टंकन भस्म लोकली लगाना है आपको, जहाँ पे इरोजन या कोई व्रण की स्थिति है उसमें आप लगा सकते हैं। क्योंकि टंकन ये एक क्षार है और क्षार इज हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ क्षरण। कटु रस है, क्लेद का शमन करेगा, कंडू भी कम होगा, व्रण अवसादक है तो व्रण भी क्लियर होगा, व्रण में जो भी क्लेद है, व्रण में जो भी स्त्राव है, इसको वो शोषित करेगा। और इट स्क्रेप्स द मसल टिश्यू, मांस का विलेखन करेगा, वहां पे कोई कृमि भी है तो उसका भी नाशन करेगा। और इस प्रकार से ये इस सर्वाइकल इरोजन या जो व्रण बनता है सर्विक्स में, उस व्रण के लिए लोकली आपको अप्लाई करना है। और लोकली अप्लाई करने के साथ जैसे मैंने बताया कि कैसे टंकन भस्म काम करता है, और एक्सटर्नल यूज ही करना है बिकॉज ये व्रण रोपक है। और कुछ महिलाओं में इसी के साथ साथ कभी कभी बहुत ही ज्यादा सिक्रेशंस और स्त्राव की स्थितियां होती है, उस स्त्राव की स्थितियों के लिए भी आपको टंकन का घोल बनाकर इससे के साथ धावन यानी दुष या योनि धावन के रूप में इसका प्रयोग करना है। टंकन भस्म काफी अच्छे से श्वेत स्त्राव की बहुत ही अच्छी रेमेडी है। श्वेत स्त्राव इसके साथ बहुत ही कम होता है, तो लोकली आपको टंकन भस्म वहां घोल के रूप में इस्तेमाल करना है, लोकल आपको धावन के रूप में इसका प्रयोग करवाना है। तो वो एक बहुत अच्छे से काम करेगा। कुछ जैसे और अगर कुछ वहां पे बाथिलोसिस्ट है या कुछ जो भी है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कहीं पर भी अगर व्रण हो जाता है तो वहां पर आप इस प्यूरिफाइड टंकन भस्म को लेकर इसको आप प्रक्षालन के रूप में यूज कर सकते हैं या लोकल एप्लीकेशन के रूप में यूज कर सकते हैं, जहां पर आपको लग रहा है कि नहीं सर्विसाइटिस है, जहां पे एंटीबायोटिक्स वगैरह यूज करने की जरूरत होती है, तो एक वैसे ही काम करेगा। क्योंकि रोपण या अगर इसका विचार करेंगे जहां बहुत ही क्लेद है, कृमि जन्य अवस्था है, कफ की विकृतियां है, उन सभी में ये बहुत अच्छा है। जैसे मैंने श्वेत प्रदर बताया, कुछ सर्वाइकल एरोजन के केसेस है, वहां पर भी इसका काफी सुंदर काम होता है। बाकी तो हम लोग इसको टंकन भस्म को टॉन्सिलाइटिस, ऐसे मुखपाक ऐसे में भी लगा देते हैं। और वहां पर भी इसका थेरेपेटिक बहुत अच्छा प्रयोग होता है। और जहाँ कुछ और एक इनफर्टिलिटी की जैसे समस्या होती है, जिसमें अलग अलग कारण होते हैं ना इनफर्टिलिटी के, उसमें भी अगर ट्यूबल ब्लॉकेज ये कारण होता है, तो हम लोग इस टंकन भस्म का 500 मिलीग्राम बीडी 2 बार दिन में दीजिएगा आप गर्म पानी के साथ। बहुत अच्छे से इसका आपको ये मिलेगा मैनेज करने के लिए, जहाँ ट्यूबल ब्लॉकेज के कारण इनफर्टिलिटी है उसमें आप इसको दीजिएगा, जरूर इसका रिजल्ट आपको मिलेगा टंकन भस्म का। तो इस प्रकार से टंकन भस्म बाकी आप यूज कर सकते हैं। कफ एंड कॉमन कोल्ड में भी बहुत अच्छा चलता है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी के साथ मेनोरोजिया अगर हो तो उसमें भी आप प्रवाल और बाकी सारे जो प्रवाल पिष्टी या मुक्ता, इनके साथ इसका उपचार करवाइएगा। जहां मेनोरोजिया में अधिक प्रवृत्ति हो रही है वहां आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा, रिजल्ट यानी कम हो जाएगा टंकन भस्म। हाँ, बस प्रेगनेंसी में आपको ये यूज नहीं करना है टंकन भस्म, बाकी तो सभी इसमें कल चल सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग वुमन में या सूती का अवस्था में कम मात्रा में यूज करें, या बहुत ही ज्यादा अगर जरूरत हो तो ही टंकन भस्म का यूज करना उचित होता है। और बाकी जरूरत हो ही इसका उपयोग कर सकते हैं हम लोग। डाइल्यूट करके आप यूज करिएगा इस बोरैक्स पाउडर को थेरापेटिकली, तो ज्यादा उसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं मिलेंगे, यानी सेफ वे में आप इसका यूज कर सकते हैं, डाइल्यूट करके यूज करते हैं तो, है ना।
तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा अगर ऐसे लग रहा है तो। बस और इसका उपयोग हम जैसे एक्सटर्नल यूज भी करेंगे, इंटरनल भी यूज करेंगे, क्योंकि ये रुक्ष है, तीक्ष्ण है, उष्णगिरिय वाला है, और इसका दोष अगर देखेंगे तो कफवात संबंधी है। तो फाइब्रॉइड्स, पीसीओडी के केसेस में भी हम यूज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जहाँ कुछ योनि पीड़िका यानी जेनेटल ट्रैक में, जेनेटल एरिया में कुछ छोटे छोटे इरप्शंस अगर आ जाते हैं, तो वहां पे भी आप टंकन का पानी यानी घोल बना कर बस्ती दे सकते हैं। वजाइनल डिश योनि बस्ती के रूप में इसका प्रयोग करिएगा। और दोनों में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, महिला पुरुष दोनों में भी कर सकते हैं। और इसके टैम्पॉन्स या गॉज पीस में टंकन लगाकर लोकल एप्लीकेशन कराया जा सकता है। कुछ अल्सर्स या उपदंश, गोनोरिया, एसटीडी डिसीजेस में कई बार कुछ ऐसे व्रण डेवलप हो जाते हैं एरिया में, तो जेनेटो यूरिनरी एरियाज में, तो वहां पर भी आप टंकन बोरिक एसिड व्रण प्रक्षालन के लिए या लोकल एप्लीकेशन के लिए यूज करें। जैसे श्वेत प्रदर्भ में करते हैं वैसे ही इसका यूज होगा। एक और इसका अलग उपयोग बताती हूँ। टंकन भस्म शास्त्रों में लिखा है कि ये गर्भ निरोधक के रूप में भी काम करता है। मेन इंग्रेडिएंट है पिप्पलादी योग, जो गर्भ निरोध के लिए यूज किया जाता है, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। और इसका उपयोग करना है दूध के साथ, है ना। नेक्स्ट इसका कल्प है नष्ट पुष्टांतक रस में भी आपको टंकन मिलेगा। जैसे हमने कुछ समय पहले ही नष्ट पुष्टांतक रस को पढ़ा था कि किस प्रकार से ये नष्ट शुक्र, ऋतुशूल और क्लेद योनि में काम करता है, और इसका ये वहां पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। बाकी आप कोई भी वुंड हो, जख्म हो, उसमें इसका प्रयोग करवाइएगा। इसमें एक और बताती हूँ, कुछ कभी कभी जो स्तनपान करने वाली जो माताएं होती है ना, उनके स्तनों में भी कई बार सोर निपल्स होते हैं, यानी कुछ छेद या इरप्शंस डेवलप हो जाते हैं। तो इसके लिए भी आप इसको लोकली करा सकते हैं, लोकली अप्लाई करा सकते हैं व्रण के लिए, स्तन व्रण के लिए। और फिर मुखदुशिका, तारुण्य पिटिका के लिए भी आप इसको पानी में डालकर उसके साथ चेहरे को धो लीजिएगा, अच्छा ये रिजल्ट मिलता है। सो इस प्रकार से आई थिंक टंकन भस्म बेहद अच्छे से स्त्री रोगों में आपको इफेक्ट देता है। कुछ आजकल जो स्टडीज हो रही है ना, इसमें उसका एंटी कैंसरस इफेक्ट भी काफी अच्छा बताया है। तो कैंसर के लिए भी आप टंकन भस्म का प्रयोग कर सकते हैं इस प्रकार से। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे सभी दर्शकों से भी, कि वो भी अपने अनुभव डालें, किस प्रकार से टंकन भस्म आपने यूज किया है और कैसे आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। ओवुलेशन इंड्यूस करने के लिए डॉक्टर सुष्मिता जी, आप इसको 250 से 500 मिलीग्राम की मात्रा में दे सकते हैं। कुछ लोग 500 मिलीग्राम वन डोज, सिंगल डोज में ही चला देते हैं इसको। तो ये डिपेंड करता है आपके इस पर, यानी एज महिला का, और सब कुछ देखकर आपको इसका प्रयोग करना होगा टंकन भस्म का। बट ओवरऑल टंकन भस्म स्त्री रोगों के लिए बहुत अच्छा साबित होता है, बहुत अच्छे से। कई कई सारे इसके यूजेस है, लोकल और इंटरनल एक्सटर्नल सभी मायने में ये काम करता है टंकन भस्म। और किसी का कुछ इसमें अनुभव हो तो डालिएगा प्लीज। यस। और बाकी कुछ आपने अभ्रक भस्म का वगैरह यूज किया, करवाया है, किया है? बोलिए मैम, डॉक्टर सुष्मिता जी। बाकी सारे डॉक्टर्स, आपका इसमें कुछ ये है तो बताइए। बाकी कौन से भस्म आपने कहाँ पर यूज किए हैं उसके बारे में भी थोड़ा बताइए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत समय तक चलने वाला है, बहुत लंबा चलेंगे, क्योंकि कई सारे भस्म है ना, कई सारे भस्मों का हमें उपयोग करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्रक भस्म हो गया। टंकन इंटरनल,
रिड्यूस करेगा और काफी सुंदर, और जहाँ पर आपको लग रहा है जिसमें कैंडिड या कुछ फंगल इन्फेक्शन का चांसेस होता है, तो उसमें भी आप है एंटी फंगल प्रॉपर्टीज। स्त्री पुष्पजनन के रूप में इसका काम होता है, तो ये आर्तों को भी एनहांस करता है। ओके, सो आई थिंक ओवरऑल टंकन भस्म सुंदर काम करता है। कफ वात शमन, तो कफवात के सारे डिसीज आप देखिएगा। और हाँ, एक और बताऊंगी, कष्टार्तो में भी इसका काफी सुंदर उपयोग होगा, क्योंकि इसमें भी वात की इन्वॉल्वमेंट है। एंड उष्ण गुण के साथ ये पेन को रिलीव करता है, टंकन भस्म उष्ण गुण के साथ पेन को रिलीव करता है, तो आप इसको कष्टार्तो में भी यूज कर सकते हैं। आजकल काफी लड़कियों में कष्टार्तो की समस्या होती है, मेंस्ट्रुअल पेन काफी सीवियर रहता है आजकल की लड़कियों में, तो उनमें भी आप इसका प्रयोग करिएगा, बिकॉज आर्थोवस्ट्रोतस और वात जाकर इसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, तो बिल्कुल। सो आई थिंक मैंने टंकन के बारे में सारा बता दिया आपको। एक और लास्ट वाला बताती हूँ, बिकॉज टंकन में कुछ बोन ग्रोथ और मेंटेनेंस की भी प्रॉपर्टीज है, सो यू कैन एडवाइस इट ड्यूरिंग द मेनोपॉज, क्योंकि मेनोपॉज में ऑस्टियोमलेशिया ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ही ज्यादा कॉमन है। तो आई थिंक वहां पर भी काफी अच्छे से बोन डेवलपमेंट एंड रीजनरेशन होगा, क्योंकि इस उस एज में बहुत एस्ट्रोजन डिफिशियंसी के कारण बोन की पोरोसिटी बढ़ जाती है, बोन मिनरल डेंसिटी कम होती है, बोन मास लॉस होता है, कई सारे, मतलब मैंने इसको कई बार पढ़ाया भी है। और इन सभी कारणों के साथ इसका आप वहां पे यूज करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कैसे ये काम करता है। आपके अनुभव के साथ और हमारे कुछ नॉलेज के साथ आप इसको यूज कर सकती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते। आगे मैं आपको एक बहुत ही अच्छे से सुंदर भस्म के बारे में बताती हूँ, त्रिवंग भस्म। त्रिवंग भस्म ये जैसे हमारा अभ्रक भस्म था ना, उसी प्रकार से त्रिवंग भस्म भी स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए भी इनफर्टिलिटी, इम्पोटेंसी, नॉक्चरल इमिशन और बार बार मूत्र प्रवृत्ति होना, रिकरेंट मिसकैरेजेस, इनफर्टिलिटी, ल्यूकोरिया, इन सभी के लिए अभी इसका नाम है त्रिवंग, यानी इसमें तीन भस्म है। कौन से तीन भस्म है बताइए, डॉक्टर सुष्मिता और सारे जो डॉक्टर सुवर्णा, कौन से तीन भस्म है इसमें बताइए। तीन भस्म, थ्री इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस त्रिवंग भस्म, बताइए। वंग भस्म है इसमें, इसमें नाग है और यशत भस्म है। दीज थ्री इंग्रेडिएंट्स आर टेकन इन इक्वल क्वांटिटी, और इन तीनों को लेकर फिर इसको प्रोसेस किया जाता है एलोवेरा जूस यानी कुमारी स्वरस और हरिद्रा के साथ इसको भावना दी जाती है, और फिर त्रिवंग भस्मों को प्राप्त किया जाता है। ओके, चलिए इस प्रकार से हमने त्रिवंग भस्म को प्राप्त किया। अभी इसका उपयोग कैसे करना है, बिकॉज इट इज यस वेरी गुड, नाग वंग एंड यशत, सो इट इज वेरी ग्रेट एफ्रोडोसिक फॉर मेन। एंड ये जैसे अभ्रक भस्म और टंकन भी ओवुलेशन के लिए काम करते हैं ना, ऐसे ये भी, तो इसको आप कंबाइन करके दीजिएगा, त्रिवंग और अभ्रक भस्म कंबाइन करके 125 155 टोटल दोनों मिलाकर 250 मिलीग्राम दीजिएगा। सो इट विल एनहांस द ओवुलेशन प्रोसेस, इट विल एनकरेज द ओवुलेशन, इंडक्शन होगा, एग रिलीज होगा प्रॉपरली ओवरीज के साथ, और फर्दर लाइक यूट्रस, तो ये सारा काम और एंडोमेट्रियल की भी कैपेसिटी को बढ़ा देगा और इम्प्लांटेशन में मदद मिल जाएगी। तो इस प्रकार से इनफर्टिलिटी, जहां पर अनएक्सप्लेनड इनफर्टिलिटी, कुछ कारण नहीं मिल रहा है, आजकल कई बार ऐसे भी होता है ना, सब थक जाते हैं, माता पिता सारे रिश्तेदार सारे इन्वेस्टिगेशन हो गए, सब कुछ हो गया, बट रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो क्या करें। तो ऐसे में मैंने हमेशा बताया है कि आप रसायन चिकित्सा करिएगा और प्रॉपर टाइम को कैच करिएगा, एक्सरसाइज, ओवुलेशन समय पर होना, प्रॉपर सब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है, सारी टिप्स आजमाइएगा। और इसमें मैं बताऊं आपको, अभ्रक त्रिवंग का कंबाइन करके दीजिएगा और प्रॉपर ओवुलेशन होगा, प्रॉपर स्ट्रेंथ मिलेगी, एंडोमेट्रियल थिकनेस भी प्रॉपर डेवलप हो जाएगा और एंडोमेट्रियम कैपेबल बनेगा एक इम्प्लांटेशन के लिए। सो इन दिस वे यू कैन ट्राई। अभी पुरुषों में कैसे उपयोग करें, पुरुषों में इम्पोर्टेंसी के लिए और नाइट फॉल के लिए इस त्रिवंग भस्म का काफी सुंदर रिजल्ट मिलता है। सो वहां पे आप दीजिएगा, जैसे मैंने इसका डोज बताया है, इसके साथ आप शिलाजीत, चंद्र प्रभावती, बाकी आपके जो भी
आपको लगता है कि नहीं कुछ वानरी गुटिका, ये वो सब कुछ जो शुक्र धातु का बल बढ़ाने के लिए, वीर्य स्तंभन के लिए ऐसे यूज करना चाहते हैं ना, उन सभी के साथ इसका यूज जरूर करवाइएगा। हाँ, बट मैंने जैसे बताया अभ्रक भस्म के साथ त्रिवंग भस्म देते हैं तो और अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है फॉर नाइट फॉल एंड इम्पोर्टेंसी। ओके, तो ये पुरुषों के इस प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, महिलाओं में कहाँ कहाँ पर हम इसका प्रयोग करें। महिलाओं में जैसे मैंने एक बताया, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, जिसका कुछ कारण नहीं मिल रहा है ऐसी वंध्यत्व के लिए। नेक्स्ट, अनओवुलेशन। अनओवुलेशन कई कारण होते हैं अनओवुलेशन के, पीसीओडी, पीसीओएस, वट एवर द रीजंस आर, कुछ धातु क्षय, अवरोध, जो भी है, इन सभी के साथ ओवुलेशन को इंड्यूस करने के लिए टंकन भस्म मैंने बताया था, तो टंकन और त्रिवंग दोनों को साथ में दीजिएगा, बेस्ट रहेगा। अभी एक और मैंने ये भी बताया था, इसका भी बताया था अभ्रक भस्म का, कि जिन महिलाओं में बार बार रिपीटेडली प्रेगनेंसी लॉसेस होते हैं, अबॉर्शंस, मिसकैरेजेस होते हैं, रिपीटेड लॉसेस होते हैं, उनका गर्भाशय का बल बढ़ाने के लिए और प्रेगनेंसी को रिस्टोर करने के लिए आप अभ्रक, त्रिवंग, इनका कंबाइन करके दीजिएगा, बेस्ट रहेगा। एक, चलिए आगे बढ़ते आगे। मैंने बहुत बार इसको ये किया है, लाइक एक्सप्लोर करने का प्रयास किया है कि कुछ कई बार अंडर डेवलपमेंट होती है, यानी कई बार लाइक यूट्रस की साइज स्मॉल यूट्रस है और प्राइमरी अमेनोरिया होता है और फेमिनाइन जो डेवलपमेंट होनी चाहिए वो डेवलपमेंट नहीं मिलती है, तो इन सभी में अंडर डेवलप्ड फीमेल ऑर्गन्स होते हैं। तो लगता है बहुत ही ये डिप्रेशन, एंजाइटी और महिलाओं के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अगर उनके फेमिनाइन ऑर्गन्स अगर अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं तो वो काफी हीनता का, अवसाद का शिकार बनती है और कॉन्फिडेंस कम होता है। तो ऐसे में आपको रसायन करना पड़ता है, रसायन चिकित्सा काफी लाभदायी होती है। तो इस रसायन में जरूर आप त्रिवंग भस्म को डालिएगा। जैसे इसमें नागवंग और यशद भस्म है, तो अंडर डेवलपमेंट ऑफ फीमेल ऑर्गन्स में इसका प्रयोग करके देखिएगा। बाकी आप इसमें जो भी रसायन का एड ऑन करना चाहती है, प्राश, कोई अमृत प्राश हो और कोई किसी प्रकार का अगर आप यूज करना चाहते हैं, जैसे च्यवनप्राश के जैसे कोई भी विकल्प है, कल्याण अवलेह वगैरह, तो घृत प्राशन वगैरह, उन सभी के साथ साथ ये भी यूज करके देखिएगा। नेक्स्ट इसका प्रयोग बताऊंगी, मैंने अभी बताया था टंकन जैसे क्लेद का हरण करता है, कफ का शमन करता है, ऐसे ही ये त्रिवंग भस्म भी ल्यूकोरिया यानी श्वेत प्रदर के केसेस के लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। इट एब्सॉर्ब्स द एक्सेस स्राव सिक्रेशन, जो भी जिस किसी कारण से भी आ रहा है, उस सभी कारणों के लिए ये काम करेगा। ल्यूकोरिया के कई सारे कारण होते हैं, इवन साइकोलॉजिकल भी होता है, ओवर सिक्रेशन ऑफ सम टाइप ऑफ हार्मोन्स, बहुत सारे कारण होते हैं ना, ल्यूकोरिया को हमने कई बार पढ़ा है। तो इसमें अब दीजिएगा, ये क्लेथ और एक्सेस सिक्रेशंस को एब्सॉर्ब कर लेगा और ड्राई करेगा, ल्यूकोरिया नहीं होगा, स्त्राव नहीं आएगा। नेक्स्ट, जैसे अंडर डेवलप्ड फीमेल ऑर्गन्स में खास करके अगर ब्रेस्ट साइज कम हो या अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट हो, जो भी कॉन्फिडेंस कम कराती है, स्त्रीत्व की भावना नहीं आती उस महिला में, और काफी फैमिली प्रॉब्लम्स भी होते हैं कई बार। अगर वो मैरिड है तो आगे के फ्यूचर लाइफ के लिए, उसके फैमिली लाइफ के लिए, पति पत्नी के रिश्ते में भी तनाव आता है। तो अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट के लिए भी आप इसका सेवन करवाइएगा। त्रिवंग भस्म का धातु का बल बढ़ेगा, रसायन भी अच्छे से होगा। ठीक है, तो ये सारे हम लोग इस प्रकार से डिस्कस कर रहे हैं। कभी कभी महिलाओं में या पुरुषों में भी अल्ब्यूमिन यानी प्रोटीन का लॉस होता है यूरिन के साथ, कभी कभी शुगर भी है, तो इन सभी यानी यूरिनरी प्रॉब्लम्स में भी त्रिवंग भस्म काफी सुंदर काम करता है। इसके साथ आप शिला जतु, चंद्र प्रभावती, ऐसे कल्पों का प्रयोग करिएगा। जिन महिलाओं में बार बार मूत्र प्रवृत्ति, मेनोपॉज में बार बार मूत्र प्रवृत्ति आती है, यूरिनरी इनकंटिनेंस होता है, मूत्र वेग को धारण करने की क्षमता कम होती है बिकॉज ऑफ द मसल की स्ट्रेंथ, मसल की बल में कमी आती है, मसल का जो एक टोन होता है वो टोन भी लॉस होता है मेनोपॉज या एजिंग के साथ साथ। और स्टोन के लॉस के साथ साथ फिर जो मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा के मसल से वो भी वीक बन जाते हैं और फिर बार बार मूत्र प्रवृत्ति या बार बार उसको रोकने की क्षमता कम हो जाती है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है। तो इन सभी केसेस में, या फिर आप डायबिटीज में भी आप सभी जानते हैं कि त्रिभंग भस्म काफी सुंदर काम करता है, तो वहां पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। इस प्रकार से आई थिंक पुरुषों में नॉक्चरल इमिशन यानी वेट ड्रीम्स
नाइटफॉल, सभी में आप इसका प्रयोग करिएगा। इसके साथ आंवले का मुरब्बा दीजिएगा, यानी त्रिभंग भस्म के साथ आंवले का मुरब्बा। और इसबगोल इस केसेस के साथ दीजिएगा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में। बाकी कौंच पाक या मुसली पाक या अश्वगंधा आंवले, इन सभी के साथ इसको मिला दीजिएगा सच में। और फिर पेशेंट को बहुत ज्यादा घी दूध भी खाने को दीजिएगा, तो धातु का बल भी बढ़ेगा, ओवरऑल शुक्र धातु बल अच्छा रहेगा। तो इसमें बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। इनफर्टिलिटी में आप यूज कर रहे हैं तो इसके साथ शतावरी, अश्वगंधा, ऐसे थोड़े से स्ट्रेंथ देने वाले द्रव्यों का प्रयोग जरूर करिएगा। अनओवुलेशन में आप फलघृत, टंकन भस्म, इन सभी के साथ कंबाइन करके इसका उपयोग करवाइएगा। रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉस में आपको जैसे मैंने बताया 6 हफ्ते तक चलाइएगा। इसके साथ त्रिभंग भस्म के साथ मैं बताऊं आपको, अश्वगंधा चूर्ण दीजिएगा। और भरपूर पेशेंट को घृत और दुग्ध पान करवाइएगा। 6 हफ्ते तक चलाइएगा इनिशियली चूर्ण के साथ, अश्वगंधा चूर्ण और मिश्री के साथ। और फिर दूध का सेवन आगे भी आप 3 महीने इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और बिल्कुल इस 3 महीने के दौरान उसको एकदम शांति से रहने दीजिएगा, एकदम तुरंत गड़बड़ मत करिएगा। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस में हमेशा से हमें वेट करना चाहिए, 6 महीने का, 1 साल का पीरियड दीजिएगा। और इस पीरियड में फिर इसको रिस्टोर करिएगा स्टेम को, यूट्रस की। और फिर उसको कंसेप्शन के लिए प्रमोट करिएगा, एकदम से गड़बड़ मत करिएगा कि प्रेगनेंसी के लिए। तो इस सभी में उसको प्रिपेयर करिएगा। लेट हर प्रिपेयर, उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रिपेयर करे, उसको मेंटली प्रिपेयर करे, धातु बल बढ़े, और फिर अच्छे से प्लान करके प्रेगनेंसी के लिए प्रयास करें। तो ये 6 महीने में आप पहले 3 महीने में इस प्रकार से त्रिभंग भस्म दीजिएगा अश्वगंधा चूर्ण के साथ। बेस्ट रिजल्ट मैंने खुद से इसके देखे हैं। तो बिल्कुल आप इसका डोज मैंने बताया है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 50 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम तक आप इसको दे सकते हैं। प्रेगनेंसी में नहीं देना है, सुतिकावस्था में भी नहीं देना है। तो दिन में आप कितना मैक्सिमम इसको दे सकते हैं, 500 मिलीग्राम से ज्यादा मत दीजिएगा। और इसका खास प्रयोग में आपको बताऊं कैसे इसका अनुपान चुनना है। अगर आप नाइटफॉल के लिए यूज कर रहे हैं, रसायन के रूप में यूज कर रहे हैं, तो आंवला चूर्ण या आंवले के मुरब्बे के साथ खिलवाइएगा। आप बाकी प्रॉब्लम्स के लिए यूज करें तो शहद के साथ दीजिएगा, यानी जैसे श्वेत प्रदर में वगैरह। आप बाकी ओवरऑल ओवुलेशन और इनफर्टिलिटी को ट्रीट करना चाहते हैं, प्रेगनेंसी लॉस के लिए देना चाहते हैं, तो वहां पे गाय के दूध के साथ या गोघृत के साथ इसको खिलाइएगा। तो रिजल्ट्स आपको और अच्छे मिलेंगे। तो हमें हमेशा से अनुपान, समय, इन सभी को भी देखना पड़ेगा जब हम लोग इस प्रकार से कोई ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो जरूर इसमें आप करिएगा। आपको त्रिभंग भस्म दूध पापेश्वर से लेकर बैद्यनाथ सभी कंपनियों के मिल जाएंगे, और बेस्ट रिजल्ट मिल जाता है इसका। सो आई थिंक त्रिभंग भस्म महिलाओं के लिए तो एक वरदान के रूप में ही काफी सुंदर से रिजल्ट आपको मिल जाते हैं इसके। एक इनफर्टिलिटी, प्रेगनेंसी केयर और सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए भी आप इसको दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। और मैंने बताया कि आपको ये अभ्रक भस्म के साथ आप अल्सर्स में और व्रण के साथ भी इसका प्रयोग करेंगे। सो आई थिंक इस प्रकार से आज हमने 3 भस्मों को देखा, टंकन भस्म, अभ्रक भस्म और त्रिभंग भस्म। और तीनों ही अपने आप से बेहतरीन काम करते हैं। हम जैसे डेली इसी को आगे बढ़ाएंगे। त्वचा रोगों के लिए भी तो काम अच्छा है, तीनों का बेस्ट है। वैसे तो कंबाइन करके आप बेस्ट बेस्ट डिसीजेस में इसको दे सकते हैं। ये एक बहुत ही अलग हमारी उपलब्धि है आयुर्वेद में भस्मों का, जिस प्रकार से वर्णन मिलता है गायनाकोलॉजी में। जैसे मैंने बताया ना श्वेत प्रदर के केसेस में वगैरह, श्वेत प्रदर में आप इसको चावल के घोल धावन के साथ, दंडुलोदक के साथ दीजिएगा त्रिभंग भस्मों को। बस इस प्रकार से अभी मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी अपना कुछ अनुभव बताइए कि आपने इन तीनों भस्मों को कैसे यूज किया है और आपको क्या अनुभव मिले, बताइए। डॉक्टर सुष्मिता, डॉक्टर प्रसाद, डॉक्टर सुवर्णा, डॉक्टर विजय सर, सभी सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी अपना अनुभव इस मंच पर शेयर करें और हमारे इस चर्चा सत्र में आप भी जुड़े, क्योंकि इसी प्रकार से हम लोग डेली डिस्कशन करते रहते हैं। पिछले 3 साल से ये हमारा सत्र रेगुलर चलता है। तो आप सभी आमंत्रित है डिस्कशन के लिए। यस मैम, बोलिए, किसी को कुछ प्रश्न हो तो बोलिए।
कोई अपना अनुभव, कोई केस अगर प्रेजेंट करना चाहते हैं तो भी बोलिएगा। किसी का कुछ प्रश्न हो तो बताइए मैम, तभी डॉक्टर, अगर कोई प्रश्न हो तो बताइए। काफी भस्म है हमारे पास, तो 20-25 भस्म है। हम आई थिंक गायनेकोलॉजी में भस्म थोड़े कम ही यूज होते, कुछ कुछ भस्म ज्यादा चलते हैं, लाइक त्रिवंग और ये आरटीजी। ये सभी लोग बताइए भस्मों का कैसे उपयोग करें। मैं और आगे इसी को कंटिन्यू करूंगी, अलग अलग भस्म। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, किस प्रकार से उसका प्रयोग किया जा सकता है। एक मैं कल बताती हूँ आपको ये हड़ताल के बारे में, बहुत उसके तो बहुत सारे उपयोग है, खास करके स्त्री रोगों में हड़ताल भस्म कल के सत्र में होगा। ये शिव के नाम से, महाऔषधि भस्म के नाम से इसको बताया है। कोदंती हड़ताल कहते हैं इसको, बट मैं कल बताऊंगी। हरसोंठ कहते हैं इसको, हर यानी शिव एंड सोंठ यानी महाऔषध। बट कल हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे आज का समय तो हो चुका है। अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो प्लीज बताइए, और आपके अनुभव शेयर करें प्लीज। ओके, चलिए फिर, अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो आज के चर्चा सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। एंड कल फिर मिलेंगे इसी को कंटिन्यू करते हुए। जैसे मैंने बताया, कल मैं आपको पढ़ाऊंगी शिव महाऔषध भस्म, बहुत ही इंटरेस्टिंग भस्म है ये। और मैं इसके ऊपर आपको क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस ही शेयर करूंगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हमारा क्लिनिकल ही ये सत्र होता है, क्लिनिकल ही हम लोग बोलते हैं इस सत्र में। चलिए फिर, नमस्कार सभी को, कल मिलते हैं।